दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज खोसला साहब के बारे में जो देवानंद साहब के अभिन्न मित्र हैं। और राज खोसला साहब यदि जीवित होते तो आज दिनांक 31 मई 2025 को उनकी उम्र पूरी 100 वर्ष हो गई होती। राज खोसला साहब के फैंस और देवानंद साहब के फैंस आज राज खोसला साहब की बर्थ सेंटिनरी मना रहे हैं। केवल भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम बॉम्बे में रीगल सिनेमा में हुआ, जहां राज खोसला साहब की बनाई गई 3 फिल्मों को प्रदर्शित भी किया गया। सीआईडी, बम्बई का बाबू और मेरा गांव मेरा देश। इस अवसर पर वहां बहुत सी फिल्मी हस्तियां जैसे आशा पारेख जी, महेश भट्ट, शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर आदि उपस्थित थे। राज खोसला साहब देवानंद साहब के बहुत ही करीबी दोस्त थे और पंजाब में इन दोनों का मूल स्थान भी पास पास ही है। देवानंद साहब गुरदासपुर के रहने वाले थे, जबकि राज खोसला साहब हरगोविंदपुर के रहने वाले थे, जो कि गुरदासपुर से लगभग 20 किलोमीटर ही दूर है। देवानंद साहब की तरह राज खोसला साहब भी एक बहुत ही संपन्न परिवार से थे। उनकी जो हरगोविंदपुर में हवेली थी उसमें 30 कमरे थे और उनके परिवार के पास लगभग 3 या 4 दर्जन घोड़े भी थे। इसीलिए बचपन से राज खोसला साहब को घुड़सवारी का शौक था और उनकी कई फिल्मों में आपने घुड़सवारी भी देखी है। राज खोसला साहब के पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे और उनकी पोस्टिंग बॉम्बे में हुई, तो बचपन में ही राज खोसला साहब बॉम्बे आ गए थे और उनका परिवार माटुंगा में रहने लग गया था। राज खोसला साहब ने अपनी कॉलेज एजुकेशन एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में पूरी की और वो शुरू से ही उर्दू शायरी के शौकीन थे और केएल सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे। राज खोसला साहब चाहते थे कि वो एक बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर बने। उनकी मुलाकात देवानंद साहब से होती रहती थी। देवानंद साहब उनको प्लेबैक सिंगर तो नहीं बना पाए, पर उनको एक बहुत बड़ा डायरेक्टर जरूर बनवा दिया। देवानंद साहब ने जब फिल्म बाजी का निर्माण किया तो उसमें निर्देशन का काम गुरुदत्त जी को सौंपा था और गुरुदत्त जी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम राज खोसला जी को दिया गया। राज खोसला जी ने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम बखूबी किया। न केवल बाजी में बल्कि उसके बाद जाल में भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया राज खोसला जी ने गुरुदत्त जी के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, बाजी वर्ष 1951 की और जाल वर्ष 1952 की सबसे बड़ी हिट फिल्में रही थी। उसके बाद राज खोसला जी फुल टाइम डायरेक्टर बने मिलाप फिल्म में और इसमें हीरो की भूमिका देवानंद साहब ने की। देवानंद साहब और राज खोसला जी का जुड़ाव का अंदाज आप इसी से कर सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 5 फिल्में लगातार जो राज खोसला जी ने डायरेक्ट की, उसमें देवानंद साहब ही हीरो थे। मिलाप के बाद आई फिल्म सीआईडी, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। वर्ष 1956 की सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस सीआईडी थी। उसका म्यूजिक आपको आज भी याद होगा। उसके बाद काला पानी आई। काला पानी के लिए देवानंद साहब को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड बना। और साथ ही फिल्म 16वां साल आई, जो कि इट हैपेंड वन नाइट पर आधारित थी। देवानंद और वहीदा रहमान जी की बहुत सुंदर जोड़ी थी और इस फिल्म में ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया। 16वां साल का वो गाना आप सबके होठों पे होगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। 16वां साल का एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। 16वां साल फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी तो उसमें वहीदा रहमान जी एक ऐसी लड़की का रोल करती है जो घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, पर वो उसको धोखा दे देता है। तो वहीदा रहमान डिप्रेस होके समुद्र में कूदती है। देवानंद साहब उनको बचा लाते हैं। दोनों के कपड़े गीले हैं तो दोनों धोबी घाट पे जाते हैं और धोबी से कहते हैं, भाई हमारे कपड़े ये सुखा दो और इनके बदले हमें दूसरे कपड़े दे दो जो हम पहन लें। तो उस वक्त जो चेंज के रूप में कपड़े पहनने थे, उसमें राज खोसला साहब और वहीदा रहमान जी में मतभेद हो गया। वहीदा रहमान जी ने कहा कि राज साहब देखिए, कैरेक्टर का नाम है लाजवंती, तो वो तो एक सोबर ड्रेस ही पहनेगी, वो एक छोटी ड्रेस नहीं पहन सकती है। राज खोसला साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, लो जी, अब ये लड़की हमें बताएगी फिल्म कैसे डायरेक्ट करते हैं। इस बात पे दोनों में अनबन हुई और बहुत लंबे समय तक
1958 से लेके 1984 तक 26 साल तक वहीदा रहमान जी ने राज खोसला जी के साथ काम नहीं किया। इसका नुकसान भी राज खोसला जी का हुआ, क्योंकि गुरुदत्त साहब ने जब डायरेक्शन देना छोड़ा तो उन्होंने जो फिल्में बनाई, साहब बीबी और गुलाम और चौदहवीं का चांद, उनका डायरेक्शन राज खोसला जी को दिया जा सकता था, परंतु वहीदा रहमान जी के कारण नहीं दिया गया। इसी तरह फिल्म गाइड का हिंदी वर्जन जब देवानंद साहब बना रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले राज खोसला जी के बारे में ही सोचा, पर वहीदा रहमान जी की आपत्ति के कारण राज खोसला जी को ये काम भी नहीं मिल पाया। काला पानी के बाद देवानंद साहब के साथ एक और फिल्म राज खोसला जी ने बनाई, आपने देखी होगी जरूर, बम्बई का बाबू, जिसमें एक ग्रे करेक्टर है हीरो का। एक वो क्रिमिनल है जो जिसके हाथ से मर्डर हो जाता है, वो भागता है, भाग के हिमाचल के गांव में पहुंचता है, जहां वो उसी घर में चला जाता है जहां के लड़के का उसने मर्डर किया, और वो लड़का शुरू से ही घर से भागा हुआ था। तो वहाँ हीरोइन सुचित्रा सेन है, जो उसको अपना भाई समझती है, जबकि हीरो उसका भाई होता नहीं है। फिल्म के 80% भाग में हीरोइन यही समझती है कि हीरो उसका भाई है। हीरो को पता है हीरोइन उसकी बहन नहीं है, इसलिए उसकी फीलिंग्स उसके लिए डेवलप हो जाती है। आखिर में हीरोइन को भी पता चलता है कि हीरो उसका भाई नहीं है और वो उसके लिए फीलिंग्स रखता है, और थोड़ा थोड़ा वो सोचती भी रेसिप्रोकेट करने के लिए। पर अब डायरेक्टर के लिए ये कोई सिचुएशन नहीं थी कि वो उनको मिला दे, क्योंकि जब फिल्म के 80% भाग में हीरोइन हीरो को अपना भाई समझ रही हो, तो आखिर में उनका मिलन संभव नहीं है। इसलिए हीरोइन की शादी किसी और से होती है, तो ये एंडिंग दर्शकों को थोड़ी पसंद नहीं आई। देवानंद साहब के अलावा राज खोसला जी ने अन्य बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम किया। उसमें सबसे पहले मैं जॉय मुखर्जी साहब का नाम लूंगा, जो कि शशाधर मुखर्जी साहब के साहबजादे थे। उनकी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के डायरेक्शन का काम भी राज खोसला जी को सौंपा गया, जिसमें सीआईडी के बाद एक बार फिर ओपी नैयर साहब ने राज खोसला जी के साथ काम किया, और बहुत ही लोकप्रिय म्यूजिक एक मुसाफिर एक हसीना का रहा। इस फिल्म में साधना हीरोइन थी, जो कि एक कश्मीरी लड़की का रोल करती है। ये 1947-48 की कश्मीर वॉर के बैकड्रॉप की स्टोरी है। उसमें साधना अनाथ होती है, उसके चाचा जी पैसों के लालच में उसकी शादी गलत जगह कर रहे होते हैं। शादी हो रही होती है, इसी बीच कबायलियों का आक्रमण होता है, शादी रुक जाती है, और साधना के ससुराल वाले उससे गहने छीन लेते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। उधर कबायली आक्रमण करने आते हैं, तो जॉय मुखर्जी साहब इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर होते हैं, तो वो साधना को बचाते हैं। पर एक बम फटता है और घायल हो जाते हैं जॉय मुखर्जी साहब, और उस प्रोसेस में उनकी याददाश्त चली जाती है। अब याददाश्त खोए हुए जॉय मुखर्जी साहब के पास दुनिया में साधना के अलावा और कोई नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक वो साधना के आसपास ही रहते हैं, और वो और किसी और को जानते भी नहीं है। दोनों में प्यार भी हो जाता है, पर साधना के सामने फिर वही संकट आता है। जब स्थिति ठीक होती है, वॉर खत्म हो जाती है, तो उनके ससुराल वाले उसे वापस लेना चाहते हैं। इसी द्वंद में कहानी चलती रहती है, और जॉय मुखर्जी साहब बॉम्बे पहुंच जाते हैं। वहां उनकी याददाश्त वापस तो आ जाती है, पर वो बीच का समय भूल जाते हैं। जो कश्मीर वॉर के दौरान 6 महीने उनके थे, वो याददाश्त वो बिल्कुल खो बैठते हैं, तो वो साधना को भी भूल जाते हैं। फिल्म इसी बारे में है कि आखिर में दोनों का मिलन कैसे होता है। बहुत ही खूबसूरत गाने इसके थे। आगे चल के राज खोसला साहब ने फिल्म बनाई वो कौन थी, जो आज तक भी सबसे बड़ी रहस्य फिल्म, हॉरर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के पहले प्रोड्यूसर थे गुरुदत्त साहब, उनके पास इसकी स्टोरी थी। उन्होंने राज नाम से फिल्म शुरू की, जिसमें वहीदा रहमान और गुरुदत्त थे। फिर गुरुदत्त इस फिल्म से निकल गए, और उन्होंने फिल्म में काम भी बंद कर दिया। 7 रील बन के फिल्म रुक गई। तो राज फिल्म की कहानी को राज खोसला साहब ने गुरुदत्त साहब से ले लिया, और उसी को एक अलग ढंग से डेवलप किया, वो कौन थी, जिसमें मनोज कुमार जी और साधना के साथ उन्होंने फिल्म बनाई। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत शानदार सस्पेंस, बहुत शानदार साधना जी का अभिनय, मनोज कुमार जी का अभिनय, और इस फिल्म के गीत भी बहुत मशहूर हुए। इन खास तौर से दो गीतों के बारे में ट्रिविया स्टोरीज प्रचलित है। पहली तो है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम।
नैना बरसे रिमझिम रिमझिम गाना पूरी फिल्म में बजता रहता है। इसकी फिल्म के बारे में कहानी ये है कि ये गाना लता मंगेशकर जी को गाना था, परंतु वो व्यस्त थी और उधर शूटिंग हो रही थी, साधना जी के पास और डेट नहीं थी। तो इस गाने को संगीत निर्देशक मदन मोहन जी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। और जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो साधना जी लिप सिंकिंग कर रही थी और पीछे से गाना बज रहा था मदन मोहन जी का की आवाज में। तो जो दर्शक शूटिंग देख रहे थे उनको बड़ा अजीब लगा कि एक लड़की गा रही है और मर्द की आवाज में गा रही है। खैर बाद में इसको दुरुस्त कर लिया गया। जब लता मंगेशकर जी आई तो उनकी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके इसको वहाँ सेट कर दिया गया। दूसरा गाना जिसके बारे में ट्रिविया स्टोरी है वो है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। इसकी धुन मदन मोहन साहब ने बनाई, राज खोसला साहब को सुनाई पर उनको पसंद नहीं आई। मदन मोहन साहब निराश होकर हीरो मनोज कुमार जी के पास गए कि भी मैंने बहुत मेहनत करके बहुत ही शानदार धुन बनाई है, पर राज खोसला जी को ये धुन पसंद नहीं आ रही है। आप उनको कहो कि इस धुन को दोबारा सुने। मनोज कुमार जी ने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। पर राज खोसला जी बहुत ही कड़क डायरेक्टर थे, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनसे पंगा ले। तो मनोज कुमार जी प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी के पास गए और एनएन सिप्पी जी से उन्होंने कहा कि राज खोसला जी से आप कहो। तो सिप्पी साहब ने जब राज खोसला जी से कहा तो उन्होंने दोबारा ये धुन सुना, लग जा गले वाली, और ये धुन उन्होंने अप्रूव की और आगे चल के बहुत ही मशहूर गाना हुआ ये। लता मंगेशकर जी ने भी अपने टॉप 5 सॉन्ग्स जो बताए उसमें एक सॉन्ग ये है लग जा गले। तो फिल्म वो कौन थी का, वो कौन थी की पैटर्न पे ही निर्माता प्रेम जी के लिए राज खोसला साहब ने एक फिल्म बनाई मेरा साया, जिसमें साधना जी थे और मनोज कुमार जी की जगह सुनील दत्त जी को लिया गया। फिल्म की शूटिंग उदयपुर में हुई, बहुत ही शानदार कहानी थी, बहुत मशहूर गीत थे जैसे तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ रहेगा, और बहुत ही लोकप्रिय फोक सॉन्ग झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जो उन दिनों सब जगह बजता था। तो इन फिल्मों की सफलता के साथ साथ राज खोसला साहब ने एक बहुत ही सीरियस फिल्म भी बनाई, दो बदन। वैसे तो आमतौर पर हीरो हीरोइन की मुलाकात होती है फिल्म के एंड में, पर इसमें हीरोइन की शादी फिल्म दो बदन में फिल्म के बीच में ही विलन से हो जाती है। और विलन एक ऐसी साजिश करता है कि हीरो मनोज कुमार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अंधे हो जाते हैं। तो इस तरह ये एक बहुत ही दुख भरी सिचुएशन बन जाती है। तो इस सिचुएशन को राज खोसला साहब जैसा एक्सपर्ट डायरेक्टर ही डील कर सकता था और उन्होंने बखूबी इसको डील किया। सबने इसकी तारीफ की। ये फिल्म कॉमर्शियली भी बहुत सक्सेसफुल रही। इसके गाने शकील बदायूनी साहब ने लिखे थे और रवि साहब ने इसका म्यूजिक दिया था। आपने बहुत से गाने सुने होंगे, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, और भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, और भी कई गाने थे। अभी जो सेंटेनरी फंक्शन हुआ उसमें आशा पारिक जी ने ये कहा कि राज खोसला जी ने मुझे एक सीरियस हीरोइन की इमेज दी। दो बदन से पहले मेरी इमेज ये थी कि सिर्फ एक ग्लैमरस लड़की है, पर दो बदन में बहुत ही सीरियस रोल मेरे से करवाया तो उसके बाद मुझे सीरियस भूमिकाएं भी मिलने लगी। इतनी सारी फिल्मों की सफलता के बाद राज खोसला साहब ने सोचा कि वो अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करें। तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया और पहली फिल्म बनाई अनीता। अनीता फिल्म की कहानी वो कौन थी और मेरा साया से मिलती जुलती थी। साधना जी को इसमें बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर भी क्योंकि कहानी तीसरी बार रिपीट हो रही थी इसलिए ये फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई। इस फिल्म से एक और शुरुआत होती है कि मदन मोहन जी के स्थान पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को राज खोसला जी ने लिया म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि मदन मोहन जी नहीं चाहते थे कि तीसरी बार एक ही तरह की कहानी पे म्यूजिक बनाया जाए। तो आगे चल के कई वर्षों तक राज खोसला जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साथ में काम करते रहे। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त संगीत दिया। जो नुकसान राज खोसला जी को अनीता से हुआ उसकी बहुत बड़ी भरपाई होगी आगे की फिल्म दो रास्ते से। दो रास्ते आप सबने देखी होगी दोस्तों, राजेश खन्ना जी की फिल्म है, मुमताज जी की फिल्म है। और उस वक्त राजेश खन्ना एक बहुत बड़े सितारे के रूप में बॉलीवुड में छाए हुए थे। प्रोड्यूसर्स ये कहने लग गए थे ऊपर आका नीचे काका। पर जहां तक दो रास्ते का सवाल है, इसकी सफलता का श्रेय राजेश खन्ना से ज्यादा मैं राज खोसला जी को दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर विषय चुना
और उसको बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और सभी कलाकारों, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, राजेश खन्ना, मुमताज, जूनियर महमूद, सबसे बहुत अच्छा काम लिया। फिल्म जॉइंट फैमिली वैल्यूज के बारे में है, जहाँ की एक भाई को विदेश पढ़ने भेजने के लिए उसका बड़ा भाई, जो हालांकि सौतेला है पर बहुत कुर्बानियां देता है, उसको विदेश में पढ़ाता है। प्रेम चोपड़ा जी ने वो रोल किया विदेश में पढ़ने वाले भाई का। और जब वो वापस आते हैं तो उनकी शादी एक आधुनिक लड़की बिंदु से हो जाती है, जो नहीं चाहती संयुक्त परिवार में रहे। वो उसको अलग से रखती है ताकि वो आधुनिक जीवन का आनंद ले सकें। तो ये एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि संयुक्त परिवार की जो साथ में लोग रहते हैं, उनकी भावनाएं आपस में जुड़ी रहती है, उनका सम्मान किया जाए, या फिर एक औरत और एक आदमी जो शादी हो जाती है उसके बाद अलग से एक न्यूक्लियर फैमिली में रहें और अपनी इनकम से अपने को एंजॉय करें, बजाय इसके कि अपनी इनकम को संयुक्त परिवार में बांट दें, संयुक्त परिवार पे अपना टाइम दें। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है जो उस वक्त राज खोसला जी ने डील किया, बहुत ही खूबसूरती से इसको उभारा और फिल्म बहुत हिट रही। कहते हैं कि शुरुआत में फिल्म नहीं चली थी। फिल्म को लगाया गया था रॉयल ओपेरा में, पर शुरू के कुछ दिन खाली भी गया था हॉल, पर बाद में दर्शक आने लगे वर्ड ऑफ माउथ से, और इतनी चली कि उसी हॉल में 50 हफ्ते, यानी कि गोल्डन जुबली, दो रास्ते ने मनाई। तो इस तरह कॉमर्शियल सक्सेस में भी राज खोसला साहब का कोई सानी नहीं था। एक के बाद एक वो फिल्म देते जा रहे थे। दो रास्ते के बाद उन्होंने बनाई फिल्म मेरा गांव मेरा देश, जो डाकुओं पर आधारित थी। कैसे गांव के लोग इकट्ठे होकर डाकुओं का सामना करते हैं। दो रास्ते भी उदयपुर के पास एक गांव चिड़वा की शूटिंग है पूरी। और मेरा गांव मेरा देश उदयपुर के पास चिड़वा गांव की शूटिंग है पूरी। और इसके बारे में कहा जाता है कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक तरह से शोले का प्रिकर्सर है। आप देखेंगे मोटे तौर पे कई समानताएं आपको नजर आएंगी। जैसे धर्मेंद्र शोले में भी है, धर्मेंद्र मेरा गांव मेरा देश में भी है। शोले में अमिताभ बच्चन साहब सिक्का उछालते हैं, शोले में अमिताभ बच्चन साहब सिक्का उछालते हैं, तो मेरा गांव मेरा देश में धर्मेंद्र साहब सिक्का उछाल रहे हैं। शोले में ठाकुर बलदेव सिंह, जो संजीव कुमार जी प्ले करते हैं, उनके दो हाथ कटे हुए हैं। मेरा गांव मेरा देश में जयंत साहब का एक हाथ कटा हुआ है। और मेरा गांव मेरा देश का विलन जो डाकू है वो जब्बर सिंह है। शोले का डाकू गब्बर सिंह है। मैं ये नहीं कहता कि शोले ने कोई नकल की थी, बिल्कुल नहीं की थी। शोले भी एक ओरिजिनल कहानी थी और अपने आप में एक बहुत महान फिल्म थी। पर मेरा गांव मेरा देश से एक ऐसे जॉनर की शुरुआत हुई, जिस एक एक्शन मूवी की गांव के लोग इकट्ठे हों और उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी आ जाएं जो पहले छोटे मोटे क्रिमिनल थे, तो उनमें मुकाबला करने की ताकत है पर अब सुधर गए। कई छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं जो सुधर जाते हैं, पर वो उनमें हिम्मत होती है कि वो गुंडों का सामना कर सकें। तो मेरा गांव मेरा देश, खोटे सिक्के आदि ऐसी कहानियां हैं जो फिर आगे चल के शोले का प्रिकर्सर बने। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी सफलता इनकी थी। उसके बाद अगले 15 साल तक राज खोसला साहब एक के बाद एक फिल्म देते रहे। उनमें एक शरीफ बदमाश थी जो देवानंद साहब के साथ उनकी छठी फिल्म थी, काफी समय के बाद बनाएगी। प्रेम कहानी थी जो राजेश खन्ना और मुमताज के साथ थी। दोस्ताना थी जो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ थी, बहुत कामयाब रही। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, आपको याद होगा। इसके अलावा उनकी जो सबसे बड़ी हिट उस पीरियड की थी, वो थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको मिला। तो मैं तुलसी तेरे आंगन की में नूतन जी, आशा पारिक जी, विजय आनंद जी, विनोद खन्ना जी, नीता मेहता जी और अन्य कलाकारों से बहुत अच्छा काम राज खोसला जी ने लिया। बहुत ही सुंदर कहानी थी ये, कुर्बानी की और त्याग की, प्यार की, पहले गलतफहमी दूर होने के बाद फिर उसके लिए कुर्बानी करने की, ऐसी बहुत से इमोशंस इस फिल्म में थे। तो मैं आज राज खोसला साहब को उनकी 100वीं वर्षगांठ पर नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और वो चूंकि देवानंद साहब के
बहुत करीबी थे, इसलिए मैं उनको और ज़्यादा सलाम करता हूँ। जय राजखोसला साहब, जय देव साहब। थैंक यू दोस्तों।